So good morning everyone. Okay, good morning all my virtual students also. आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 which is relating to charges. और आवाज कम कर दो चलेगा. Okay, it's a very small chapter. एक आधे 2 दिन में हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है. और वेटेज वाइज अगर आप इस चैप्टर को देखते हो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो ये चैप्टर में कभी कभी इंस्टीट्यूट सवाल पूछता है, कभी कभी इंस्टीट्यूट जो है सवाल नहीं पूछता है. देखो चैप्टर नंबर 6 रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, अगर आप देखते हो पिछले 10 अटेम्प्ट्स का कुछ ट्रेंड, तो ऐसा कुछ है. कहीं कहीं पे इंस्टीट्यूट ने सवाल पूछे हैं 2 मार्क के, 5 मार्क के, 4 मार्क के, 3 मार्क के, 4 मार्क के, बट कहीं कहीं कुछ कुछ ऐसे भी साल हुए हैं जहां पे इंस्टीट्यूट ने जो है सवाल इनके ऊपर नहीं पूछा है, ठीक है. जैसे इसके पहले हमने चैप्टर नंबर 7 किया था. 7 के लिए वी वर श्योर कि कम से कम एक क्वेश्चन तो इंस्टीट्यूट पूछने वाली है. ऐसा भी हो सकता है कि इंस्टीट्यूट 2 सवाल भी पूछ ले, बट फॉर चैप्टर नंबर 6 ऐसा कुछ भी ट्रेंड नहीं है. Institute may ask or may also not ask a question relating to chapter number 6. So because this is a fast track batch, हमारा भी इस चैप्टर में थोड़ा सा अप्रोच फास्ट ट्रैक ही होने वाला है. वैसे रेगुलर बैच में हम लोग इस चैप्टर को अराउंड 5 to 6 डेज सीखते हैं. 5 to 6 डेज, वो भी 2.5 hours के लेक्चर्स. बट बिकॉज दिस इज अ फास्ट ट्रैक बैच, हमारे ऑलमोस्ट 2 से 3 सेशन में ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है वो हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है. सबसे पहली बात तो इंट्रोडक्शन. व्हाट डू यू मीन बाय अ चार्ज? जब आप एक्चुअल डेफिनेशन देखते हो चार्ज की, डेफिनेशन कुछ ऐसे कहती है, अ चार्ज हैज बीन डिफाइंड एज एन इंटरेस्ट और अ लीन क्रिएटेड ऑन द प्रॉपर्टी or the assets of the company or any of its undertaking or both as security, and it includes a mortgage. So basically this particular definition of a charge is an inclusive definition. Definition clearly कहती है that a charge includes a mortgage. देखो जब हम इंक्लूसिव डेफिनेशन की बात कहते हैं, इंक्लूसिव डेफिनेशन मतलब ऐसा होता है कि कोई पर्टिकुलर चीज अगर इंक्लूडेड है वो तो वो चीज में कवर्ड है. जैसे कि अगर मैं कहती हूं मेकअप इंक्लूड्स लिपस्टिक, तो लिपस्टिक मतलब मेकअप है ही. आंख बंद करके आप कह सकते हो लिपस्टिक इज अ पार्ट ऑफ मेकअप, बट सिर्फ लिपस्टिक मेकअप नहीं होता है. इसके अलावा भी दूसरी चीजें जो है कुड बी कंसिडर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ द वर्ड मेकअप. वैसे यहां पर लिखा है चार्जेस इंक्लूड्स अ मॉर्गेज, मतलब अगर आपने आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर मॉर्गेज क्रिएट किया है, मींस यू हैव चार्ज दैट एसेट. मॉर्गेज मतलब क्या? देखो कोई भी आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को अगर आप गिरवी रखते हो, इट्स सेड दैट यू हैव क्रिएटेड अ मॉर्गेज. जैसे कि आपका घर है या ये क्लासरूम है. बताओ आपका घर, मेरी ये क्लासरूम. वर्चुअल किड्स आप लोग भी रिप्लाई कर सकते हो, क्या ये मूवेबल प्रॉपर्टी है या इमूवेबल प्रॉपर्टी है? इमूवेबल प्रॉपर्टी. से फॉर एग्जांपल मेरे को और एक गुरुकुल खोलना है, जिसके लिए मेरे को पैसा चाहिए, बहुत सारा पैसा. अब ऐसे केस में जितना पैसा था वो ऑलरेडी यहां पर इन्वेस्टेड है इन क्लासरूम्स में, एग्जिस्टिंग गुरुकुल में. तो अब मैं क्या करती हूं, इसी क्लासरूम को मैं गिरवी रखती हूं. गिरवी रखना मतलब समझता है कि आपको, मैं बैंकर को ये क्लासरूम एज अ सिक्योरिटी की तरह देती हूं. मैं बैंकर को ये क्लासरूम एज अ सिक्योरिटी की तरह देती हूं, और इसी क्लासरूम के बेसिस पे बैंकर जो है मुझे देगा एक लोन. बैंकर क्या करेगा? लोन देगा. जब तक मैं मेरा इंस्टॉलमेंट अमाउंट दे रही हूं, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट अलोंग विथ इंटरेस्ट, तब तक बैंकर इस क्लासरूम को छेड़ेगा नहीं. बट जिस दिन मैंने रीपेमेंट में डिफॉल्ट कर दिया, बैंकर क्या कर सकता है? इस क्लासरूम को बेचकर अपने ड्यूज भी रिकवर कर सकता है. तो ये क्लासरूम का रोल क्या है? दिस क्लासरूम इज एक्टिंग एज अ सिक्योरिटी. दिस क्लासरूम इज एक्टिंग एज अ सिक्योरिटी. सो बेसिकली द बैंकर इज नाउ सिक्योर्ड कि कल जाके मैम ने लोन का पेमेंट रीपे नहीं किया ना,
तो क्लासरूम बेचकर मैं अपने ड्यूज जो है वो रिकवर कर लूंगा. सो इसी को लीगल भाषा में कहते हैं मॉर्गेज क्रिएट करना. क्या कहते हैं? तो जब भी आप कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर मॉर्गेज क्रिएट करते हो, इट्स सेड दैट यू हैव चार्ज्ड दैट एसेट. You have charged that asset. So I have created a charge on this particular asset. क्योंकि मैंने उसको गिरवी रखा है, एज ए सिक्योरिटी बैंकर के पास पेश किया है. तो मॉर्गेज क्रिएट करना नो डाउट इज ऑलवेज क्रिएटिंग अ चार्ज. बट इसके अलावा भी देर आर अदर टर्म्स जिसको हम चार्ज के डेफिनेशन में इंक्लूड करते हैं, जैसे कि अ प्लेज एंड इवन अ हाइपोथिकेशन. प्लेज और हाइपोथिकेशन में भी आप आपकी एसेट्स जो है सिक्योरिटी की तरह देते हो. प्लेज और हाइपोथिकेशन में भी आप आपकी एसेट्स जो है वो सिक्योरिटी की तरह देते हो. देखो पहले मॉर्गेज देख लेते हैं. मॉर्गेज में क्या होता है? मॉर्गेज में आपने आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी को रखा है एज ए सिक्योरिटी, जैसे कि आपकी लैंड एंड बिल्डिंग, योर हाउस, माई क्लासरूम. और अगर मैं डिफॉल्ट करती हूं तो हमारा जो क्रेडिटर है उस एसेट को बेच के अपने ड्यूज कर लेगा रिकवर. बट प्लेज में क्या होता है? जहां पे मॉर्गेज में इमूवेबल प्रॉपर्टी है, प्लेज में द प्रॉपर्टी इज मूवेबल. जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल आपके घर में सोना पड़ा है, सोना, गोल्ड. इसी गोल्ड को आपने क्या किया है? सिक्योरिटी की तरह बैंकर को दिया है. आपने टीवी पे भी वो एड देखी होगी, रेडियो पे भी वो सुनी होगी, जब घर में पड़ा है सोना तब का है कोरोना. कुछ पता है? बस सोना देना और 2 मिनट में लोन है पाना. मुथूट फाइनेंस सुना है आप लोगों ने? तो अब क्या हुआ है? अक्षय कुमार ने घर में पड़े हुए जेवर मुथूट फाइनेंस लिमिटेड को दिए और 2 मिनट के अंदर इसी मुथूट फाइनेंस लिमिटेड ने उसको क्या दे दिया? लोन दे दिया. तो ये जो जेवर है, जेवर गोल्ड ज्वेलरी, क्या ये मूवेबल प्रॉपर्टी है या इमूवेबल प्रॉपर्टी है? बोलो ना. जेवर जो है क्या ये मूवेबल प्रॉपर्टी है या इमूवेबल प्रॉपर्टी है? मूवेबल प्रॉपर्टी है. तो आपने आपके जेवर एक्चुअली बैंकर को दिए और बैंकर ये ज्वेलरी अपने पास तब तक रखेगा जब तक आप पूरा का पूरा रीपेमेंट नहीं कर देते. तो इन शॉर्ट क्या ये ज्वेलरी को आपने दिया है एज ए सिक्योरिटी ओनली, और जैसे ही आप पूरे ड्यूज दे देते हो क्या आपको आपकी ज्वेलरी वापस से मिल जाती है? आपने ज्वेलरी को दिया है एज ए सिक्योरिटी. इन शॉर्ट वी विल से अकॉर्डिंग टू द लीगल लैंग्वेज दैट यू हैव क्रिएटेड अ चार्ज ऑन दिस ज्वेलरी. यू हैव क्रिएटेड अ चार्ज ऑन दिस ज्वेलरी. कोई भी एसेट को जब आप सिक्योरिटी की रूप में देते हो, माना जाएगा आपने उस एसेट के ऊपर क्रिएट किया है चार्ज. मूवेबल प्रॉपर्टी है तो ऑब्वियसली बात है पोजेशन जो है क्रेडिटर के पास जा रहा है. ओके, बट नाउ देयर इज वन मोर टर्म which is practically used and that is hypothecation. What is it? हाइपोथिकेशन में आप क्या कर रहे हो? हाइपोथिकेशन में भी आपने आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी ही दी है एज ए सिक्योरिटी. हाइपोथिकेशन में भी आपने आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी ही दी है एज अ सिक्योरिटी. बट नाउ माय डियर फ्रेंड्स, आपकी ये मूवेबल प्रॉपर्टी का पोजेशन ट्रांसफर नहीं हो रहा है, पोजेशन आपके पास ही रहता है. जैसे कि बहुत बार आपने ऑटो रिक्शाज और कार के पीछे वो लेबल देखा होगा, दिस कार, दिस ऑटो रिक्शा हैज बीन हाइपोथिकेटेड. हाइपोथिकेशन में क्या होता है? जैसे कि मेरी कार है, मैंने क्या किया, अपनी जो ये BMW कार है उसको मैंने बैंकर के पास सिक्योरिटी की तरह दिया है. बट नाउ आई हैव ओनली गिवन द पेपर्स ऑफ दिस कार. आई हैव ओनली गिवन द पेपर्स ऑफ दिस कार. कार का पोजेशन अभी भी मेरे पास ही है. कार का पोजेशन अभी भी मेरे पास ही है. कल जाके अगर मैं डिफॉल्ट करती हूं तो ये पेपर्स के द्वारा बैंकर मेरी कार को बेच के अपना अपना पैसा रख लेगा. कार का पोजेशन बैंकर के पास नहीं है.
नहीं, इट्स नॉट हायर परचेज. हायर परचेज में यू आर हैविंग द पोजेशन एंड यू बिकम द ओनर ऑन द पेमेंट ऑफ द लास्ट इंस्टॉलमेंट. यहां पे बैंकर इज नॉट इवन इंटरेस्टेड इन द ओनरशिप. हाँ, क्यों रहता है? बिकॉज द बैंकर हैज इंटरेस्ट इन दैट प्रॉपर्टी, सो इट्स नॉट फ्री ऑफ चार्ज, दैट इज वाई. ठीक है, तो सुनो ना मेरी बात. हाइपोथिकेशन में क्या होता है? हाइपोथिकेशन में आप मूवेबल प्रॉपर्टी को ही दे रहे हो एज अ सिक्योरिटी, बट नाउ दिस मूवेबल प्रॉपर्टी का पोजेशन इज विथ यू. यू आर द बोरोअर. इट्स नॉट विद द क्रेडिटर. इट्स नॉट विद द क्रेडिटर. क्रेडिटर मतलब जो लेंडर है, उसके पास पोजेशन नहीं है. आप सोचो, अगर बैंकर ने इतने ऑटो रिक्शास पे लोन दिया है, मतलब पूछो मत. अगर पोजेशन बैंकर के पास होता तो बैंक्स के बाहर ज्यादा रिक्शा ही दिखती है आपको, सच में. बट हाइपोथिकेशन का फंडा ही अलग है. हाइपोथिकेशन के केस में आप पोजेशन ट्रांसफर नहीं करते हो, आप सिर्फ उस प्रॉपर्टी के पेपर्स बैंकर के पास रखते हो, ताकि कल जाके कुछ कांड किया ना, बैंकर वो पेपर्स को एग्जीक्यूट करके वो रिक्शा को बेच देगा, वो गाड़ी को बेच देगा और पैसे अपने पास रख लेगा. बट जब तक आप कांड नहीं कर रहे हो, पेपर्स आर विद द बैंकर बट द पोजेशन ऑफ द एसेट इज स्टिल विथ यू. सो इट्स अ विन विन सिचुएशन टू बोथ. नहीं तो आपने प्लेज में देखा था, प्लेज में तो आप पोजेशन ट्रांसफर कर रहे हो. तो अगर मैंने अपने कुछ जेवर बैंकर के पास रखे हैं, आई विल नॉट बी एबल टू यूज दोज दैट ज्वेलरी. I will not be able to use that jewelry till the time I repay everything and I get back the jewelry. But hypothecation में मेरे को लोन भी मिल गया है और प्रॉपर्टी भी मेरे पास ही है. So पते की बात हमारे लिए ये है, what is important for us is, चाहे आपका मॉर्गेज है या चाहे आपका प्लेज है या चाहे आपका हाइपोथिकेशन है, आपने तीनों भी केसेस में आपकी एसेट्स को रखा है गिरवी, दिया है एज अ सिक्योरिटी. ओके, सो जब कभी भी आप अपनी एसेट को सिक्योरिटी की तरह देते हो, माना जाएगा आपने क्रिएट किया है अ चार्ज ऑन योर एसेट्स. ओके, सो अ चार्ज कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अ मॉर्गेज. मॉर्गेज में प्रॉपर्टी क्या है बोलो, मूवेबल या इमूवेबल? इमूवेबल. और मूवेबल प्रॉपर्टी हैपेंस इन केस ऑफ प्लेज और हाइपोथिकेशन. यस और नो गाइस? वर्चुअल किड्स रिप्लाई कीजिए फटाफट. ओके, वेरी गुड. आकांक्षा एंड वंशिका, यही दो बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं. व्हाट अबाउट अदर्स? कम ऑन गाइस. बट प्लेज के केस में और हाइपोथिकेशन के केस में प्रॉपर्टी कैसी है, मूवेबल और इमूवेबल? तो दोनों के केस में अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है, डिफरेंस ये है कहां पर पोजेशन ट्रांसफर हो रहा है. बताओ कहां हो रहा है? प्लेज में. वेरी गुड. और कहां पोजेशन ट्रांसफर नहीं हो रहा है? हाइपोथिकेशन में. हाँ या ना? सो यही चार्ज जो है, जो हमने अभी डिस्कस किया, जहां पे आप आपकी एसेट को सिक्योरिटी की तरह देते हो, कुड बी इन द फॉर्म ऑफ अ प्लेज, हाइपोथिकेशन और मॉर्गेज. और यही चार्ज दो काइंड्स का होता है. इसका फोटो ले लो ना प्लीज. लिख लिया? वेरी गुड. जिन्होंने नहीं लिखा है प्लीज फटाफट फोटो क्लिक कर लो. लिख लिया? यही चार्ज कैन बी ऑफ two kinds. It could be either in the form of a fixed charge or it could be in the form of a floating charge. अब what do you mean by a fixed charge? नाम में ही जैसे लिखा है fixed charge. Fixed charge. Fixed charge. A charge that is created on an identifiable asset is known as a fixed charge. A charge that is created on an identifiable asset is known as a fixed charge. And any charge that is created on a class of assets is known as a floating charge. देखते इसका क्या मतलब होता है. सुनो मेरी बात. Fixed charge, identifiable asset. मैं कह रही हूं आपको कि मैंने ये वाली क्लासरूम को सिक्योरिटी की तरह दिया है और लोन पाया है. आई हैव क्रिएटेड अ मॉर्गेज ऑन दिस क्लासरूम. दिस क्लासरूम, दिस क्लासरूम. क्या ये क्लासरूम को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो? क्या ये एसेट स्पेसिफिक है?
या मैं कह रही हूं ये मेरा जो गोल्ड नेकलेस है, इस गोल्ड नेकलेस को मैंने बैंकर को दिया है और लोन पाया है, क्या मैं ये गोल्ड नेकलेस को आइडेंटिफाई कर सकती हूँ? क्या ये वो गोल्ड नेकलेस स्पेसिफिक है? आई विल शो यू द फोटो, आई विल टेल यू कितने ग्राम का है, आई विल टेल यू कितने कैरेट का है, सब कुछ मैंने बोला है, डिस्क्राइब किया और आइडेंटिफाई किया कि ये वो पर्टिकुलर नेकलेस है जिसके ऊपर मैंने क्रिएट किया है चार्ज। समझ रहे हो आप बात को? तो माना जाएगा, क्या माना जाएगा? अरे बोलो ना, yes, that this charge is a fixed charge. Any charge that is created on an identifiable asset is known as a fixed charge. And any charge that is created on a class of assets is a floating charge. Class of assets मतलब क्या? Usually देखो, जब बिजनेस करते हैं, हमारी जो करंट एसेट्स होती है ना, करंट एसेट्स का नेचर चेंज होते रहता है। जैसे कि आज मैंने बिजनेस में पैसा इंट्रोड्यूस किया है और बिजनेस शुरू किया है। ये पैसों से मैं क्या करूंगी? रॉ मटेरियल खरीदूंगी। बट रॉ मटेरियल खरीद के मैं चुप नहीं हो जाऊंगी। रॉ मटेरियल विल गेट कन्वर्टेड इनटू WIP इनटू फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स को बेचने के बाद आई विल हैव डेटर्स। फिर डेटर्स जब रियलाइज हो गए, आई विल गेट द कैश अगेन। सो इट्स अ सर्कल। क्या ये सर्कल मूव होते रहता है, होते रहता है, होते रहता है? अरे बोलो ना, उसकी आइडेंटिटी वैसी की वैसी नहीं रहती है। तो यूजुअली हम क्या करते हैं? हम चार्ज क्रिएट करते हैं ऑन अ क्लास ऑफ एसेट्स। क्लास ऑफ एसेट्स एग्जाम्पल, आई क्रिएटेड अ चार्ज ऑन माई डेटर्स। आज जब मैं HDFC बैंक के पास गई लोन पाने के लिए, मेरे डेटर्स थे ABC, मिस्टर A, मिस्टर B एंड मिस्टर C, और मैंने लोन तो 5 सालों के लिए लिया है। आपको लगता है 5 सालों तक मेरे डेटर्स ABC रहेंगे? बोलो ना, क्या लगता है आपको? नहीं। क्या होगा फिर? क्या डेटर्स चेंज होते रहेंगे? ABC से पैसा मिलेगा, वैसे ही साइमल्टेनियसली कुछ फिनिश गुड्स बेचे जाएंगे और बेचकर DEF डेटर बन जाएंगे। कुछ महीने बाद, सालों बाद DEF से पैसा मिल जाएगा। साइमल्टेनियसली दूसरे फिनिश गुड्स XYZ को बेचोगे और XYZ हमारे डेटर्स बनते जाएंगे। तो ऐसे करके ये साइकिल बढ़ते रहता है और हम बिजनेस में आगे बढ़ते चलते हैं। डेटर्स हमारे कभी भी फिक्स्ड नहीं रहते हैं। 5 सालों तक तो कोई भी डेटर नहीं रहेगा। समझ रहे हो ना? आप क्रेडिट पे गुड्स बेचते भी हो तो कितना? 6 months, 9 months, 10 months, 1 year, 2 years, उससे ज्यादा थोड़ी ना आप गुड्स बेचने के बाद क्रेडिट पे रखते हो सामान, है ना? अरे हाँ या ना? तो अब मैंने क्या किया है? मैंने चार्ज क्रिएट किया है ऑन अ क्लास ऑफ एसेट्स एंड दिस क्लास इज माय डेटर्स। दिस क्लास इज माय डेटर्स। दिस क्लास इज माय डेटर्स। सो आई हैव क्रिएटेड अ चार्ज on my daters. I have created a charge on my daters. Daters के क्लास पे चार्ज क्रिएट किया है। डेटर्स के क्लास पे चार्ज क्रिएट किया है। पर्टिकुलर डेटर के ऊपर मैंने चार्ज क्रिएट नहीं किया है। ऐसे चार्ज को कहते हैं एज अ फ्लोटिंग चार्ज। ऐसे चार्ज को क्या कहते हैं? फ्लोटिंग। जहां पे चार्ज फ्लोट हो रहा है ऑन माई डेटर्स। आज डेटर्स ABC है, उस पे मेरा चार्ज फ्लोट हो रहा है। ABC ने पैसा दे दिया और कैश रियलाइज हो गया। साइमल्टेनियसली फिनिश गुड्स बेच के DEF डेटर्स बन गए, उस पे फ्लोट होगा। XYZ उस पे फ्लोट होगा। हमारा चार्ज क्या हो रहा है? फ्लोट होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है। अरे हाँ या ना? तो इसको कहते हैं एज अ फ्लोटिंग चार्ज। आई कैनॉट आइडेंटिफाई देम। जैसे मैंने यहां पे आइडेंटिफाई किया कि ये वो क्लासरूम है जिसके ऊपर चार्ज क्रिएट हुआ है, वैसा मैं आइडेंटिफिकेशन फ्लोटिंग चार्ज में नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा चार्ज क्रिएट ही हुआ है क्लास पे, उस क्लास के एसेट पे नहीं। डेटर्स पे मेरा चार्ज क्रिएट हुआ है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? अरे बोलो ना। तो बताओ कौन सा वो चार्ज है विच इज क्रिएटेड ऑन एन आइडेंटिफाइबल एसेट, और कौन सा वो चार्ज है विच इज क्रिएटेड ऑन अ क्लास ऑफ एसेट्स? फ्लोटिंग चार्ज। अब देखो, जब आप कोई फिक्स्ड चार्ज क्रिएट करते हो, लॉ मेकर कहते हैं फिक्स्ड चार्ज जो भी एसेट पे क्रिएटेड है
उसको अगर आप बेचना चाहते हो, उसमें अगर आप डील करना चाहते हो, यू नीड टू टेक द परमिशन ऑफ द चार्ज होल्डर. यू नीड टू टेक द परमिशन ऑफ द चार्ज होल्डर. तो चार्ज होल्डर के परमिशन के बाद ही आप उस एसेट को बेच सकते हो. अदरवाइज यू विल नॉट बी इन अ पोजिशन टू सेल द एसेट. तो अगर मुझे ये क्लासरूम बेचनी है, मुझे पहले HDFC बैंक की परमिशन लेनी होगी. मुझे क्या करना होगा? HDFC बैंक की परमिशन लेनी होगी, क्योंकि HDFC बैंक इज द चार्ज होल्डर. जब तक HDFC बैंक मेरे को परमिशन नहीं देता, जब तक HDFC बैंक मेरे को परमिशन नहीं देता, तब तक मैं इस क्लासरूम को नहीं बेच सकती. बट अगर मैंने कोई एसेट के ऊपर फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट किया है, क्या क्रिएट किया है? फ्लोटिंग चार्ज. फ्लोटिंग चार्ज अगर आप कोई एसेट के ऊपर क्रिएट करते हो, यू कैन सेल दैट एसेट, यू कैन सेल दैट एसेट without even taking the permission of the charge holder. Without even taking the permission of the charge holder. तो मतलब अगर मेरे को ABC का पैसा रियलाइज करना है, मेरे को HDFC बैंक के पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि HDFC बैंक भी जानता है यार, आज ABC का पैसा रियलाइज हुआ है, कल DEF डेटर्स की तरह आ ही जाएंगे. कंपनी का तो गोइंग ऑन कंसर्न है ना, इसलिए HDFC बैंक को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है. बट अगर मैं क्लासरूम बेच रही हूं, इट्स अ बिग थिंग. क्लासरूम बेचना इज अ बिग थिंग. हो सकता है मेरा बिजनेस कम हो रहा है, हो सकता है मेरी क्लासेस नहीं चल रही है, हो सकता है मैं धंधा बंद करने वाली हूं. क्लासरूम बेचना इज नॉट अ गुड साइन. समझ रहे हो आप? और इसलिए कहा गया, अगर आप क्लासरूम बेच रहे हो, क्लासरूम बेचने के पहले आपको चार्ज होल्डर का परमिशन लेना पड़ेगा, क्योंकि इस प्रॉपर्टी में जितने आप इंटरेस्टेड हो, उतना HDFC बैंक भी क्या इंटरेस्टेड है, क्योंकि HDFC बैंक ने इसी प्रॉपर्टी के बेसिस पे तो लोन दिया है ना. अरे हाँ है ना. So that is why you need to take the permission of the charge holder if you're dealing in an asset on which you have created a fixed charge. No, not charge, fixed charge. फ्लोटिंग चार्ज अगर क्रिएटेड है तो आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है. ओके कोई भी एसेट के ऊपर क्रिएट हो सकता है. देखो सुनो मेरी बात, यूजुअली फिक्स्ड चार्ज इज क्रिएटेड ऑन फिक्स्ड एसेट्स. यूजुअली देखो यहां पे लिखा है जनरली, एंड फ्लोटिंग चार्ज इज क्रिएटेड ऑन करंट एसेट्स. क्यों आपको पता है क्या? बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट विच आई टॉट यू. फिक्स्ड चार्ज आप कोई भी एसेट पे क्रिएट करो, कोई भी एसेट पे, वो एसेट को बेचने के पहले आपको चार्ज होल्डर की परमिशन लगती है. और फ्लोटिंग चार्ज आप जो भी एसेट पे क्रिएट करो, उसको बेचने के पहले आपको चार्ज होल्डर की परमिशन नहीं लगती है. अब अगर मैं चाहूं तो theoretically let's discuss this. Okay, I can create a fixed charge on my current assets, इन्वेंट्री पे. बट प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, अगर मैंने फिक्स्ड चार्ज क्रिएट किया है, अब मैं बेच नहीं पाऊंगी यार, क्योंकि अब वो एसेट आइडेंटिफाइबल हो जाएगी. जैसे किसी फॉर एग्जांपल 1 to 100 नंबर के ये गुड्स है, इसके ऊपर मैंने फिक्स चार्ज क्रिएट किया, आपको दिख रहा है ये 1 to 100 फिक्स चार्ज है. ये एसेट अब आइडेंटिफाइबल हो गई है. अब इसको मैं नॉर्मल प्रोसेस में इस्तेमाल नहीं कर पाओगे. और सोचो इसमें से एक प्रोडक्ट भी बेचना है, पहले मैं HDFC जाओगे, यही काम धंधा रह गया अभी मेरा. तो आप समझो, जिसके लिए मेरे को पैसा चाहिए बिजनेस करने के लिए, वो पैसा लेके मैं पैसा अटका रही हूं, क्योंकि वो एसेट में मैं डील नहीं कर पाऊंगी. तो इसीलिए प्रैक्टिकली फिक्स्ड चार्ज इज क्रिएटेड ऑन फिक्स्ड एसेट्स एंड फ्लोटिंग चार्ज इज क्रिएटेड ऑन करंट एसेट्स. ये क्लासरूम के अगर ऊपर मैंने फिक्स्ड चार्ज क्रिएट किया है ना, आई नो आई डोंट वांट टू सेल दिस क्लासरूम, आई जस्ट बॉट इट 6 months बैक, आई वॉन्ट टू यूज दिस क्लासरूम फॉर डूइंग बिजनेस. मेरा कोई इंटेंशन नहीं, हम तो क्लासरूम खरीदते जा रहे हैं. आई वॉन्ट टू ग्रो बिजनेस, वाई विल आई सेल द क्लासरूम?
तो इसीलिए मैं क्या करूंगी, मैं फिक्स चार्ज क्रिएट करूंगी क्लासरूम पे, नॉट ऑन माई इन्वेंट्री और नॉट ऑन माई डेटर्स। तो मेरा बिजनेस भी हैम्पर नहीं होगा और लोन से लाया गया पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट होगा रिटर्न्स के लिए। समझ में आया? सो दैट्स द प्रैक्टिकल इनसाइट। प्रैक्टिकल इनसाइट को नजर में रखते हुए हम कह सकते हैं फिक्स्ड चार्ज इज यूजुअली क्रिएटेड ऑन फिक्स्ड एसेट्स, और करंट एसेट्स जिसका नेचर बदलते रहता है उसके हम ऊपर फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट करेंगे, क्योंकि अगर उसका नेचर बदला भी हमें बैंकर के पास जाने की जरूरत नहीं है। सो दैट्स मोर प्रैक्टिकल। आई बात समझ में? सो वैसी वो बात है। ओके, थ्योरेटिकली एक्ट में सेक्शन में कुछ नहीं लिखा है कि फिक्स चार्ज, फिक्स्ड एसेट्स, फ्लोटिंग चार्ज, करंट एसेट्स, बट सिर्फ थ्योरी थोड़ी ना पढ़ना है, प्रैक्टिकली चीजें कैसे होती है वो आपको पता होना चाहिए। इंटर जैसे ही आप क्लियर करोगे आपकी आर्टिकलशिप चालू हो जाएगी। अभी आप फाउंडेशन के बच्चे नहीं रहे हो, समझ रहे हो आप? एग्जैक्टली, दैट्स द थिंग। ये जो ग्लास है ना उसको कवर कर देना चाहिए एक्चुअली, सच में। हाँ ना, करना चाहिए इस ग्लास को कवर। बच्चे से आके हाय, और फिर अगर उनको नहीं बोला ना हाय तो ऐसे छोटे से चेहरा हो जाता है उनका, इतना डिसहार्टेड हो जाता है, ऐसा लगता है कि मैम सिर्फ क्लास में रहती तो अब इज्जत देती है। अरे कैसे करूँ बताओ? अभी बच्चे, हम लोग इतने गहराई से ये टॉपिक पढ़ रहे हैं और वो बच्चा उधर ही खड़ा है, फिर वो कुछ नहीं कर रहे थे, सब वो बाल ऐसे ये कर रहा है अटेंशन के लिए, बट एक रिदम में रहते ना अपन। फिर ऐसे अचानक से अगर मैं उसको हाई करूंगी आप लोग भी सब पीछे देखोगे मैम ने किसको हाई बोला, तो वो ब्रेक हो जाता है। बट वो बच्चे उस वो इमोशन में समझ नहीं पाते, उनको ऐसे लगता है बस मैम ने धोखा दे दिया अभी वही मेरे को भी लग रहा है। दैट शुड बी डन, इट्स अ वेरी गुड आइडिया। देख अभी, देखो देखो तुम भी आई बोल नहीं तो वो फ्रॉस्टिंग ना उस ग्लास की एकदम ऊपर तक लेके जानी चाहिए, ताकि एटलीस्ट वो क्लियर ग्लास नहीं रहे, क्योंकि बच्चा ऐसे करके देखता है वो प्रॉपरली ऐसे देख हंस रहा है, उसको पता है उसके बारे में बोल रहे। अभी कुछ दिनों में 7th को रिजल्ट आएगा ना, हफ्ते भर में 16-17 को अभी ये पूरी क्लासरूम ऐसे फिल्ड रहेगी इंटर की क्लास, तब बच्चा और करेगा। हाँ होगे शायद से, बट और स्ट्रीमलाइन हो जाएगा बेटर आई थिंक, क्योंकि इंटर की बैचेस एकदम शिद्दत से चलती है, 1 मिनट भी इधर उधर नहीं चलती है, तो उसके वजह से ठीक रहेगा। अभी थोड़ा सा इधर उधर हाँ ना चलते आ रहा है, बट हो जाएगा अभी। बट अभी स्वप्निल सर और हर्षद सर की क्लासें नहीं रहेगी। नहीं नहीं मतलब आप लोगों की रहेगी, ये मैं बोल रही हूँ, ग्रुप 1 की नहीं रहेगी ना, सिर्फ मेरी, पूजा मैम की और आनंद सर की रहेगी। तो हर्षद सर एंड स्वप्निल सर विल बी टोटली फ्री ना, तो वो ज्यादा देर भी पढ़ा सकते हैं आप लोगों को, तो आप लोगों के लिए अच्छा है। आपका फर्स्ट वीक ऑफ मार्च तक कंप्लीट हो जाता है तो इट्स अ गुड थिंग फॉर यू ऑल ऑल्सो ना, फिर आपको सेल्फ स्टडी के लिए टाइम मिल जाएगा। अभी तक इंस्टीट्यूट ने कुछ क्लैरिटी तो नहीं दी है, मतलब अभी तक तो यही बोला है कि मई में एग्जाम्स है, हम ही अज्यूम कर रहे हैं कि पोस्टपोन होगा इलेक्शंस के वजह से। तो मैं वही कह रही हूँ ना, बट इंस्टीट्यूट ने तो अभी तक कुछ नहीं कहा है ऐसा। इंस्टीट्यूट तो अभी तक इसी बात पे अड़ी हुई है कि हम मई में एग्जाम ले गए हैं, वो एंड मोमेंट पे शिफ्ट करेगी, क्योंकि इंस्टीट्यूट को भी पता है ना बच्चों की क्या मेंटेलिटी है। अगर अभी से बोल दिया ना जून एकदम बच्चा, अरे टाइम है अभी तो देखेंगे, तभी तुमको घसाएंगे, पिटाएंगे, स्ट्रगल कराएंगे, और तुम एकदम प्रिपेयर रहोगे, तब बोलोगे नहीं नहीं अभी एग्जाम नहीं है, 1 महीने बाद है एग्जाम बट एक्चुअली दैट्स द थिंग दैट शुड बी डन विथ योर तुम लोग ऐसे बातों से मानने वाले नहीं हो, ऐसे डंडा लेके पकड़ने वाले ही हो तुम लोग। एग्जामिनेशन के 1 दिन पहले हर बच्चे को लगता है यार ऐसा अगर साल भर पढ़ लेता ना, AIR 1 बस, वो फीलिंग वहीं तक रहती है जैसे एग्जाम खत्म हुई पहले बुक्स लेके बस बंद करो बोलना नहीं अभी कुछ भी। वो मेंटेलिटी ऐसे नाइट पे नाइट चेंज होती रहती है, डे टू डे चेंज होती रहती है। हाँ तो वही, वैसा ही होता है, वैसा ही होना चाहिए इसलिए आप लोगों के साथ।
पहले से बोल दिया तो बच्चा बहुत लाइटली लेता है, टाइम है टाइम है टाइम है, ऐसे अपन इवन स्पोर्ट्स में भी सिया 2020 क्रिकेट की मैच रहती है, सिक्सर पे सिक्सर, चौके पे चौके सब, और अपनी नॉर्मल फुल डे वाली मैच रहती है, आराम आराम से 1 रन लेगे तो लेगे, नहीं तो नहीं भी लेगे, मस्त चलते रहता है. तो इन दैट प्रेशर यू एक्चुअली परफॉर्म. सो दैट्स अ गुड थिंग, यू शुड हैव दैट प्रेशर. मतलब जितना जरूरी उतना. टू मच ऑफ प्रेशर विल ऑल्सो गेट यू इनटू डिप्रेशन. हेलो, गुड मॉर्निंग. कौन सी क्लास के लिए आए हो? सर के क्या इतने जल्दी? 11 बजे है ना? बाप रे, 11:30 बजे. कितने बजे ऑडिट की क्लास? अच्छा, तुम सिर्फ ग्रुप 1 हो क्या? हाँ, तो फिर ठीक है. मैं वही सोच रही थी, बाप रे कसं व्हायचं. ठीक है, चलो कोई बात नहीं. क्या हुआ? नहीं नहीं, ये तो उसमें है ना, ग्रुप 2 की क्लास में रेगुलर बैच है, इसलिए मेरे को एक क्लासरूम अवेलेबल हो गया. पूजा मैम की क्लासरूम खत्म हो गई थी. कुछ नहीं, अभी आज लास्ट डे ना हर्षद सर की क्लास का भी नहीं. अभी बहुत बचा हुआ है, वो तो आज और कल में हो जाएगा ना. संडे सर को है क्या? किसने बोला? ओह, देखते फिर क्लासरूम का कुछ अरेंज करते. वैसे मंडे के दिन हमारा प्री रिजल्ट का लास्ट दिन रहेगा, क्योंकि बच्चों का रिजल्ट ही ट्यूसडे आ रहा है. तो हम लोग ऐसे रिजल्ट तक तो नहीं पढ़ा पाएंगे, बेचारे बच्चे से घबरा जाते हैं, डर जाता है वो. हाँ. थोड़ा सा मंदिर जाएंगे, प्रसाद वसाद चढ़ाएंगे, कुछ मन्नतें मांगेंगे. हाँ, तो मैं वही बोल रही हूँ ना, बच्चा बराबर वही, इसलिए तो मैं बोल रही हूँ वो प्रेशर क्रिएट करना आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. आप लोग वैसे ही बच्चे हो जो बातों से नहीं मानते हो, लातों से ही मानने वाले हो. क्या? तुम पूरे साल भर पढ़ाई मत करो, और रिजल्ट के एक दिन पहले तुम पैदल जा रहे, चप्पल की बिगर, लड्डू चढ़ा रहे, पेड़े चढ़ा रहे, तो तुमको क्या लग रहा है भगवान भी आपकी बात मानने वाला है? मतलब तुम्हारा एक्सपेक्टेशन क्या हाई लेवल के है, सोचो तुम. वही मेरे को पता है, सब करते हैं. हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, उपवास करेंगे, बिगर चप्पल मंदिर जाएंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे, ये प्रॉमिस भी करेंगे कि अगर हमने पास कर लिया ना, हम ये चढ़ाने आएंगे, वो चढ़ाने आएंगे, इधर वैष्णव देवी जाएंगे, इधर जाएंगे. मैं नहीं करती हूँ ये, स्वप्निल सर करते हैं. स्वप्निल सर अभी भी कर रहे हैं. सबका अपना अपना रहता है. वैसे मैं मोर देन रिलीजियस, आई एम मोर स्पिरिचुअल. स्वप्निल सर मोर देन स्पिरिचुअल, ही इज मोर रिलीजियस. ऐसा डिफरेंस है हमारे थॉट्स में, बट ठीक है. मेरा ऐसा मेंटालिटी है, भगवान को अब मोक्ष की प्राप्ति हो गई है, वो क्यों संसार में पड़ेगा यार, कि इसकी बात सुने इसकी बात ना सुने, इसने मन्नतें की है तो वो क्यों वापस और कर्म बांधेगा. तो वैसी वो बात है. तो ठीक है, अपने अपने थॉट्स है, अपनी अपनी मेंटालिटी है, बट ठीक है. चलो, सबसे इंपॉर्टेंट आ जाओ. अब देखो, चार्जेस के तो 2 कॉइन्स. हाँ देखो, अगला वाला पीपीटी भी ईश्वर की बात कर रहा है. इत्तेफाक. तो देखो देखो, चार्जेस के 2 काइंड्स है, फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग. बट अब देखो, फ्लोटिंग चार्ज तो फ्लोट हो रहा है एसेट्स पे. फ्लोटिंग चार्ज तो फ्लोट हो रहा है एसेट्स पे. कल जाके कंपनी ने डिफॉल्ट किया रीपेमेंट में, या कंपनी वाइंड अप हो रही है, या कंपनी इनसॉल्वेंट डिक्लेयर हुई है, अब तो ये चार्ज फ्लोट हो रहा है. फिक्स चार्ज का तो मेरे को टेंशन नहीं है, मेरे को पता है ये वो एसेट है जिसके ऊपर चार्ज क्रिएट किया है, तो ये एसेट को बेचा जाएगा और उसके बाद पैसा रिकवर किया जाएगा. बट व्हाट अबाउट फ्लोटिंग चार्ज? वो तो जब से हमने लोन लिया था तब से ये चार्ज फ्लोट होते जा रहा था, होते जा रहा था, होते जा रहा था. तो आज क्या होगा? आज जब कंपनी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हुई है, या कंपनी इज गोइंग इनटू द वाइंडिंग अप प्रोसेस, या कंपनी ने अपना बिजनेस ही बंद कर दिया है, या सिर्फ फॉर एग्जांपल कंपनी ने ये लोन के रीपेमेंट में डिफॉल्ट कर दिया है, तब उस केस में लॉ मेकर कहते हैं पहले तो ये फ्लोटिंग चार्ज फिक्स हो जाएगा. तो आज मेरे डेटर्स PQR है. जब कंपनी वाइंड अप हो रही है या कंपनी ने डिफॉल्ट किया है, मेरे डेटर्स PQR है. जैसे मेरा चार्ज फ्लोट हो रहा था और ये घटना घड़ी,
अब मेरा फ्लोटिंग चार्ज फिक्स्ड हो जाएगा। तो अब आज करंटली मेरे जो डेटास है पी क्यू आर वो आइडेंटिफाइबल हो गए, मतलब मेरा फ्लोटिंग चार्ज फिक्स चार्ज में कन्वर्ट हो गया। यही फ्लोटिंग चार्ज जब फिक्स चार्ज में कन्वर्ट होता है उसको कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज। क्या कहते हैं बोलो तो? क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज। और अगर मेरा फ्लोटिंग चार्ज फिक्स्ड हो गया, अब मैं वो एसेट में डील नहीं कर पाऊंगी, अब मैं वो एसेट में डील नहीं कर पाऊंगी। मतलब अगर मेरा डेटर का पैसा रियलाइज भी हो गया, पी क्यू और आर ने पैसा दिया, पहला हक कंपनी का नहीं, पहला हक उस चार्ज होल्डर का है, बैंकर का है, लेंडर का है, क्रेडिटर का है, जो कहना है कह दो। क्योंकि अब ये फ्लोटिंग चार्ज फ्लोटिंग नहीं रहा है, क्या हो गया है? फिक्स्ड हो गया है। सो बताओ, द प्रोसेस बाय विच floating charge gets converted into fixed charge is known as what? Crystallization of floating charge। और जैसे ही क्रिस्टलाइजेशन होता है, कंपनी का ये जो हक है इस एसेट में डील करने का, क्या वो चले जाता है? तो कब कब क्रिस्टलाइजेशन होता है? 4 केसेस में। देखो, जब जब कंपनी ईश्वर को प्यारी हो जाती है, तब तब फ्लोटिंग चार्ज फिक्स चार्ज में कन्वर्ट हो जाता है। ईश्वर को प्यारी होना मतलब, देखो कुछ तो गलत ही हुआ है ना? इंसॉल्वेंसी, ईश्वर का आई इज इंसॉल्वेंसी। एस इज फॉर कंपनी हैज स्टॉप्ड इट्स बिजनेस, डब्ल्यू इज फॉर वाइंडिंग अप एंड आर इज फॉर डिफॉल्ट इन द रीपेमेंट। Virtual kids, if you want, you can take a screenshot of this particular slide. तो देखो ना क्या हुआ है, जब जब कंपनी ईश्वर को प्यारी हो जाती है, तब तक हमारा क्या होगा? फ्लोटिंग चार्ज फिक्स चार्ज में कन्वर्ट होता है। जब जब हमारी कंपनी ईश्वर को प्यारी हो जाती है, आई इज फॉर इंसॉल्वेंसी, एस इज फॉर स्टॉप्ड इट्स बिजनेस, डब्ल्यू इज फॉर वाइंडिंग अप एंड आर इज फॉर डिफॉल्ट इन द रीपेमेंट, तब तब हमारा क्या होगा? फ्लोटिंग चार्ज फिक्स चार्ज में कन्वर्ट होगा। मतलब कंपनी का जो राइट है उस एसेट में डील करने का, क्या वो चले जाएगा? अब अगर कंपनी को डील करना भी है, पहले चार्ज होल्डर की परमिशन लगेगी, और पहला राइट कंपनी का नहीं, चार्ज होल्डर का रहेगा। ओके, तो फ्लोटिंग चार्ज को आपको अगर एक्सरसाइज करना है, पहले उसको कन्वर्ट करना होता है इनटू फिक्स चार्ज। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का, एंड दैट इज रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। कंपनी ने जब कभी भी अपनी एसेट के ऊपर चार्ज क्रिएट किया है, सुनो ना, अभी अपना मेन सेक्शन 77 जो फर्स्ट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर शुरू हो गया। जब भी कंपनी ने अपनी एसेट के ऊपर चार्ज क्रिएट किया है, कंपनी ने, सुनो ना, हर्षद सर की क्लास 11 बजे या 11:30 बजे कंफर्म करो, ठीक है? तो फिर अगर स्वप्निल सर का यहाँ पे लेना है फास्ट ट्रैक तो यहाँ पे हो जाएगा, क्यों नहीं होगा? क्या चालू हो गया? स्टूडेंट आना चालू हो जाएगा, बट अगर क्लास 11:30 की है तो अभी से बच्चे क्यों आएंगे? ठीक है। कितने बजे? 11 बजे क्या? ठीक है। सुनो ना, मैं क्या बोल रही हूँ। कंपनी ने जब भी अपने एसेट के ऊपर चार्ज क्रिएट किया है, कौन सी एसेट? एसेट टेंजिबल हो सकती है। टेंजिबल मतलब समझता है, जिसको आप एक्चुअली टच कर सकते हो। इंटेंजिबल, जिसको आप सिर्फ महसूस कर सकते हो, जैसे कि गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट आर इंटेंजिबल एसेट। कंपनी ने कोई भी एसेट, टेंजिबल, इंटेंजिबल, मूवेबल, इमूवेबल, प्रॉपर्टी इन इंडिया, प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया, फर्क नहीं पड़ता, कोई भी एसेट के ऊपर कंपनी ने अगर चार्ज क्रिएट किया है तो कंपनी को इस चार्ज को करना पड़ता है रजिस्टर। प्रॉपर्टी क्या? मूवेबल हो सकती है, इमूवेबल हो सकती है, अरे बोलो ना, टेंजिबल,
इंटेंजिबल प्रॉपर्टी इंडिया की भी हो सकती है, या हो सकता है कंपनी की कुछ ब्रांचेस है जो आउटसाइड इंडिया है, वहां भी तो कंपनी की प्रॉपर्टी है ना, भले ही यू आर वर्किंग आउटसाइड इंडिया बट प्रॉपर्टी तो कंपनी की है, तो फर्क नहीं पड़ता कोई भी प्रॉपर्टी क्यों ना हो, टेंजिबल, इंटेंजिबल, मूवेबल, इमूवेबल प्रॉपर्टी इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया, कोई भी एसेट के ऊपर कंपनी ने अगर चार्ज क्रिएट किया है, इस चार्ज को रजिस्टर करना कंपल्सरी है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 77 ऑफ द कंपनीज एक्ट. And this charge has to be registered with the ROC within a period of 30 days from the time you created the charge. And the form number for the registration of this charge is going to be CHG1. But अगर आपकी कंपनी ने secured debentures issue किए, नाम में ही लिखा है secured debentures, मतलब आपके debentures जो है वो secured है. सिक्योर्ड है मतलब आपने कोई तो एसेट सिक्योरिटी की तरह दी है, मतलब क्या चार्ज क्रिएट हुआ है. सिक्योर्ड डिबेंचर्स को जब आप इशू करते हो तब उसके लिए एक स्पेसिफिक फॉर्म नंबर है विच इज फॉर्म नंबर CHG9. ओके, अरे बोलो ना. तो पहली बात तो जैसे ही चार्ज क्रिएट हुआ है ऑन एनी ऑफ द एसेट्स, एसेट में बी मूवेबल, इमूवेबल, tangible, intangible, in India, outside India, company will have to get the charge registered with the ROC within a period of 30 days in form number CHG1. और अगर CHG1 नहीं है तो secured debentures के केस में it is CHG9. 30 दिन हो गए, आपने चार्ज क्रिएटेड को अभी तक ROC के पास रजिस्टर नहीं करवाया है. डोंट वरी, यू स्टिल हैव अनदर चांस. You can get the charge registered within, actually यहाँ पे तो next 30 days है, but section जब आप देखते हो तो लिखा गया है you can get the charge registered within a period of 60 days from its creation. 60 days from its, but ये वाला तो clause तभी attract होगा जब आपने original 30 days में charge register नहीं किया है, तो इसलिए 60 minus 30 in short next 30 days. But we will stick to the language of section number 77 जो कहता है if you do not get your charge registered within the original period of 30 days, you can get your charge registered within 60 days from the creation of charge. Within how many days? 60 days from the creation of charge. But आप लेट जा रहे हो आरओसी के पास चार्ज क्रिएट करने के लिए, और क्योंकि आप लेट जा रहे हो आरओसी के पास चार्ज क्रिएट करने के लिए, लॉ मेकर कहता है इस वक्त आपको देनी होती है एडिशनल फीस एंड सफिशिएंट रीजंस दैट व्हाई यू डिड नॉट गेट द चार्ज रजिस्टर्ड विद इन द ओरिजिनल पीरियड ऑफ 30 days. बट टेंशन नहीं लेना है, चार्ज फिर भी रजिस्टर किया जाएगा. चलो, चार्ज क्रिएट करके 60 days हो गए, अभी तक आपने चार्ज को, सुनो ना, रजिस्टर नहीं किया है. आपके पास आखिरी चांस है. यू कैन गेट द चार्ज रजिस्टर्ड विद इन द नेक्स्ट 60 days. नेक्स्ट 60 days मतलब अभी 60 days तो हो गए, अब और 60 days एडिशनल 60 days आपको मिल रहे हैं. बट यहां पे भी आपको सफिशिएंट रीजंस देने पड़ेंगे, और फीस आप दोगे ऑन एड वल्नरम बेसिस. व्हाट इज एड वल्नरम बेसिस? प्रोपोर्शनेट बेसिस, इन प्रोपोर्शन टू द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट यू हैव क्रिएटेड. जितना ज्यादा अमाउंट का चार्ज उतना ज्यादा आपको यहां पे फीस देनी पड़ेगी. बट आपका चार्ज रजिस्टर हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने क्रिएटेड चार्ज को आरओसी के पास रजिस्टर नहीं करा है, सुनो ना मेरी बात इंपॉर्टेंट है, क्रिएटेड चार्ज को आपने आरओसी के पास रजिस्टर नहीं करवाया है, तो ऐसा माना जाएगा, लिक्विडेटर ऐसा मानेगा, लिक्विडेटर ऐसा मानेगा दैट यू आर एन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर. आपकी चार्ज को कोई इज्जत नहीं है इन द आईज ऑफ लॉ इफ यू डू नॉट रजिस्टर योर चार्ज. बट दिस इज ओनली अगेंस्ट द लिक्विडेटर. अगर कंपनी का गोइंग ऑन कंसर्न चालू है तो कोई टेंशन नहीं है. ये तब की बात है अगर सपोज कंपनी वाइंड अप हो रही है, इंसॉल्वेंट हो रही है, लिक्विडेट हो रही है, तो हमारा लिक्विडेटर ऐसा मानेगा कि ये चार्ज कभी क्रिएट ही नहीं हुआ है. इफ यू हैव नॉट गॉट द चार्ज रजिस्टर्ड विद द आरओसी, तो उसका रजिस्ट्रेशन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, कुछ आई बात समझ में कि नहीं आई बात समझ में? पक्का?
100%. तो बताओ मुझे ओरिजिनल पीरियड क्या है? एनी चार्ज दैट इज क्रिएटेड हैज टू बी रजिस्टर्ड विद द आरओसी विद इन 30 days फ्रॉम वेयर? क्रिएशन ऑफ चार्ज. फॉर्म नंबर बताओ. CHG1. और अगर सिक्योर्ड डिबेंचर्स इशू किए तो CHG9. 30 days हो गए, अभी तक आपने चार्ज को रजिस्टर नहीं किए हैं. यू कैन गेट द चार्ज रजिस्टर्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 60 days फ्रॉम इट्स क्रिएशन. यस, बट यहां पे क्या आपको सफिशिएंट रीजंस देने पड़ेंगे और क्या एडिशनल फीस भी देनी पड़ेगी? अरे बोलो ना. एक मिनट. हाँ, 60 days हो गए फिर भी चार्ज जो आपने क्रिएट किया था रजिस्टर नहीं हुआ है. यू गेट एन एडिशनल पीरियड ऑफ अदर 60 days. बट यहां पे भी सफिशिएंट रीजंस देनी पड़ेगी और एड वल्नरम बेसिस पे आपको फीस देनी पड़ेगी. यस और नो गाइस? अगर आपने क्रिएटेड चार्ज को रजिस्टर नहीं किया है, लिक्विडेटर ऐसा मानेगा जैसे कि कोई भी चार्ज क्रिएट ही नहीं हुआ है एंड यू विल बी कंसिडर्ड एज एन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर. आई बात समझ में? आ जाओ तो चार्ट बुक पे देखो क्या क्या हुआ है हमारा आज. नहीं हुआ है हमारा. फर्स्ट चार्ट में ये सबसे बड़ा सेक्शन था, बाकी सब छोटे छोटे सेक्शन से हो जाएंगे. मीनिंग ऑफ चार्ज हुआ हमारा और ये सेक्शन नंबर 77 हुआ. 78 भी पढ़ा लो आपको कि अभी छोड़ दूं? चलेगा 78 क्योंकि इससे रिलेटेड है. हमने क्या कहा था? सुनो ना मेरी बात. यहां पे हमने क्या कहा था? कंपनी की ड्यूटी है कि जैसे चार्ज क्रिएट हुआ है 30 दिनों के अंदर इस क्रिएटेड चार्ज को आरओसी के पास रजिस्टर कर ले. बट देखो, अगर कंपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करती है, बैंड कंपनी की नहीं बजेगी, बैंड तो चार्ज होल्डर की बजेगी, क्योंकि ही विल बी कंसिडर्ड एज एन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर. इसलिए उसकी पोजीशन को सेफगार्ड करने के लिए सेक्शन 78 को इंट्रोड्यूस किया गया. सेक्शन 78 कहता है चार्ज क्रिएट करने के 30 दिनों तक, चार्ज क्रिएट करने के 30 दिनों तक अगर चार्ज रजिस्टर नहीं किया कंपनी ने, तो अब चार्ज होल्डर खुद चार्ज को रजिस्टर कर सकता है. पहले तो जिम्मेदारी हमने कंपनी पे डाल दी. हे कंपनी, ये आपकी जिम्मेदारी है, जैसे ही चार्ज क्रिएट हुआ है 30 दिनों के अंदर आप क्रिएटेड चार्ज को रजिस्टर कर लीजिए. बट अगर कंपनी ने अपनी ये जिम्मेदारी पूरी नहीं की तो 78 कहता है चार्ज होल्डर, अगर कंपनी ने 30 दिनों के अंदर क्रिएटेड चार्ज को रजिस्टर नहीं किया तो आप खुद आरओसी के पास जा सकते हो और इस इंस्ट्रूमेंट को कर सकते हो रजिस्टर. कौन जा रहा है? चार्ज होल्डर जा रहा है. क्यों जा रहा है चार्ज होल्डर? क्योंकि कंपनी ने ओरिजिनल 30 दिनों के अंदर क्रिएटेड चार्ज को आरओसी के पास रजिस्टर नहीं करवाया है. बट जैसे ही चार्ज होल्डर आरओसी के पास जाता है ना, आरओसी डायरेक्टली चार्ज को रजिस्टर नहीं करती है, आरओसी क्रॉस चेक करती है. आरओसी विल सेंड अ 14 days नोटिस टू द कंपनी. आरओसी कंपनी के पास जाएगी और कहेगी, हे कंपनी, देखो ऐसा कोई चार्ज होल्डर हमारे पास आया था और कह रहा है इस चार्ज होल्डर ने आपकी कंपनी के एसेट के ऊपर चार्ज क्रिएट किया है, क्या आपको इसमें कोई आपत्ति है? अगर आपत्ति है 14 दिनों के अंदर हमें रिप्लाई कीजिए. अगर कंपनी ने कोई रिप्लाई नहीं किया है 14 दिनों के अंदर, तो ऐसा माना जाएगा कंपनी को कोई भी आपत्ति नहीं है. ऐसे नोटिस को कहते हैं शो कॉज नोटिस. शो अस द कॉजेज व्हाई वी शुड नॉट रजिस्टर दिस चार्ज. बट कंपनी ने अगर कोई रीजन नहीं बताया
कोई कॉज नहीं बताया तो आरओसी इस चार्ज को क्या कर देगी, रजिस्टर कर देगी। और अगर रीजन बताया है तो चार्ज रजिस्टर नहीं होगा, हम वापस से चार्ज होल्डर के पास जाएंगे, दोनों की बातें सुनेंगे और फिर कंक्लूजन पे आएंगे। आई बात समझ में? सो इन ऑर्डर टू सेफगार्ड द चार्ज होल्डर, व्हाट हैव वी डन? वी हैव इंट्रोड्यूस सेक्शन नंबर 78। हो गया? झालं? यस। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय। देखो ये मैं आपको बताती हूँ, ये जो 79 है ना, ओके, 79 कहता है कि 79 हैज 2 पॉइंट्स। मैं एक्चुअली कल बताने वाली थी बट आप पूछ रहे थे। 79 हैज 2 पॉइंट्स। वन ऑफ द पॉइंट इन 79 इज रिलेटिंग टू मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज, कि अगर क्रिएटेड चार्ज मॉडिफाई होता है तो उसको भी आपको रजिस्टर करना होता है। मॉडिफाई होना मतलब वेरिएट होना, चेंज होना। बट मॉडिफिकेशन का पूरा सेक्शन इज 77 जो आज हमने पढ़ा है। तो जैसे आज मॉडिफाई हुआ है से हमने इंटरेस्ट के रेट को कम कर दिया है, मॉडिफिकेशन हो गया। तो मॉडिफिकेशन हुआ, मॉडिफिकेशन के 30 दिनों के अंदर CHG 1 में रजिस्टर करो या CHG 9 में करो। 30 दिनों में नहीं किया तो 60 days फ्रॉम मॉडिफिकेशन विथ लेट फीस एंड सफिशिएंट कॉज। 60 days हो गए फिर भी मॉडिफिकेशन रजिस्टर नहीं हुआ, और 60 days एड वल्नरम फीस और सफिशिएंट रीजन। सो बेसिकली 77 अप्लाइज टू मॉडिफिकेशन, इसलिए यहां पे लिखा है 77 टू अप्लाई इन सर्टेन मैटर्स इन सेक्शन 79। दैट इज सर्टिफिकेशन ऑफ मॉडिफिकेशन का रजिस्ट्रेशन। मॉडिफिकेशन जब होता है CHG 1 ही है और CHG 9 ही है, ठीक है। फिर CHG 2 इज ROC आपको सर्टिफिकेट देता है कि ये चार्ज रजिस्टर हो चुका है, और CHG 3 जो है ROC सर्टिफिकेट देता है कि ये मॉडिफिकेशन रजिस्टर हो चुका है। ओके, ठीक है, ये हम चर्चा करेंगे जब 79 करेंगे ना, वी विल अगेन कम टू 72। इसलिए आई डोंट नो कितना आपने शार्पली नोटिस किया है ये। हाँ, इस PPT में भी मैंने दोनों चीजें लिखी है, रजिस्ट्रेशन / मॉडिफिकेशन, क्योंकि ये कंटेंट इज द सेम फॉर बोथ। सिर्फ डिफरेंस है रजिस्ट्रेशन कम्स इन 77 एंड मॉडिफिकेशन कम्स इन 79, बट फॉर्म नंबर, टाइमलाइन, कंटेंट, ROC सेम टू सेम। 79 यही कहता है 77 अप्लाई होगा, ऐसा है। इसलिए वहां पे मैंने लिखा है 77 टू अप्लाई टू सर्टेन केसेस ऑफ 79। सिर्फ सर्टेन केसेस लिखा है क्योंकि 79 के 2 बच्चे हैं, उसमें से 1 बच्चे को ही एप्लीकेबल है, दूसरा बच्चा दूसरे पार्ट के बारे में बात कर रहा है। तो हम चर्चा करेंगे, आप लोड मत लीजिए, वहां तक आए ही नहीं है अभी हम लोग, ठीक है। So that would be all for today. Thank you so much. मिलते हैं। जस्ट इन केस कल क्लास अगर लेती हूं मैं तो ही मैसेज करूंगी, अदरवाइज टुमारो वुड बी एन ऑफ। कितने बजे? तुम्हारा क्या है, तुम थोड़ी ना, शाम को होगी ना पार्टी? सुबह से पार्टी है या पिकनिक है? हाँ ठीक है, बात कर लेते हैं। आई डोंट नो देन, मुझे तो अभी इससे पता चल रहा है। मेरे को कल तुम्हारे बैच के कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर ने मना किया, वो मिस बैंगलोर और वो सब आए थे, वो बोल रहे थे कि अभी बहुत सारे बच्चे चले गए तो वो लोग बोल रहे अभी मत दो पार्टी, बाद में दो। ऐसे वो मिस बैंगलोर और उसका पूरा ग्रुप कह रहा था मुझसे। हाँ वो नहीं थी क्लास में। हाँ चलो बाय बाय, वो नहीं थी कल क्लास।